रशीद साहब ने यह कहा कि स्टेडियम की हालत बहुत खराब है, इसके लिए कुछ बजट दीजिए। रशीद साहब ने कहा है तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने सांसद निधि से इस स्टेडियम के लिए इतनी रकम दूं जिससे कम से कम ये स्टेडियम फिर से नौजवान साथियों के लिए खुल सके, यहां पर क्रिकेट हो सके। और साथ ही साथ यहां बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं। मैं दो गुजारिश यहां करना चाहता हूं। भिवंडी बड़ी आबादी का शहर है, बड़ी तादाद में यहां खवातीन रहती हैं। अगली बार जब भी कोई जलसा हो, कोई इजलास हो, तो कम से कम स्टेज पर खवातीन की तादाद और हो, यह जरूर सोचा जाए, यह जरूर लागू किया जाए। दूसरी बात यह कि जब ये स्टेडियम खुले तो कम से कम एक वक्त ऐसा हो कि जब बाकायदा खवातीन के लिए वॉक करने के लिए या फिर उनके टहलने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए, ताकि वो बेधड़क होकर के बिना किसी डर के इस स्टेडियम में आ सके, अपने बच्चों के साथ टहल सके, घूम सके। ये जरूर किया जाए। दूसरी एक बात मुझसे कही गई कि यहां पर एक लाइब्रेरी है, मोमिन लाइब्रेरी। कुछ साथियों ने उसके लिए डिमांड की है और मेरा ख्याल है कि वो मेरा पसंदीदा काम है। मैं मालेगांव गया तो वहां भी मैंने कहा कि आप लाइब्रेरी बनाइए, मैं लाइब्रेरी के लिए आपको बजट दूंगा। मोमिन लाइब्रेरी एक बहुत पुरानी, एक कदीमी लाइब्रेरी है और उसको रिनोवेट करना हम सबका फर्ज है। उस लाइब्रेरी को बचा करके रखना, अपनी तहजीब को, अपनी परंपरा को, अपने ट्रेडिशन को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके रिनोवेशन में जो भी बजट लगेगा, मैं वादा कर रहा हूं कल परसों में मैं उसका बजट जो है वो जो जिम्मेदारान हैं उनको अपने फंड से मुहैया करा दूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे रिनोवेट करिए, ताकि मैं एक बार फिर से आऊं उस लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ किताबें हो तो थोड़ा वक्त वहां पर गुजार सकूं। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, बहुत कुछ सुनाने का मन है, लेकिन पहले एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हम मोहब्बत का पैगाम लेकर के आपके बीच में आए, लेकिन इस मोहब्बत के पैगाम के बीच में हमें हुकूमत से बात तो करनी पड़ती है। और जब हुकूमत से बात करनी पड़ती है तो मेरा मन करता है कि मैं उनसे जरूर मुखातिब हूं जिन्होंने नारा दिया था कि भाइयों बहनों, साहब बहुत समझदार लोग हैं, आपको बताना नहीं पड़ता कि किसके बारे में बात की जा रही है, आप समझ जाते हैं। मैं भी नाम नहीं लूंगा, बस आप समझते रहे इशारे इशारे में। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदार बनकर के उसकी हिफाजत करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, देश लुटने नहीं दूंगा। भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, ये सब नारे आपने सुने थे ना? तो आइए मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब जाके लगा कि ये वही भिवंडी है जिसे मैंने 2011 में महसूस किया था। वही जोश, वही जिंदा दिली, वही ताकत, वही जज्बा। आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मां, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले दिनों बहस खड़ी कर दी साहब ने, इंडिया भारत, ये जो लड़ाने का हुनर है वो किसी में नहीं है। अच्छा, अभी मैं नाना पटोले साहब से
तो नाना पटोले के 2-4 लोगों के नाम बता देंगे कि हाँ मेरे साथ ये फला, मेरा दोस्त पढ़ता था, मेरे क्लास में ये था, मेरा क्लासमेट ये था। लेकिन साहब ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आज तक पूरे भारत में एक आदमी भी ऐसा निकल के नहीं आया जो ये कहता हो कि मैंने साहब के साथ पढ़ाई की है। फिर वो कहेंगे कि मैंने वडनगर में चाय बेची है। मुझे पूरे भारत में एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ मैंने उनकी बेची हुई चाय खरीद के पी है। नहीं मिला कोई। मैं शायर हूं, मैं इशारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो मिसरा है वो पीछे तक लोग खड़े हैं। आप ये मत समझिए कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप ये जो पेड़ खड़े हैं, दरख्त है, उनकी ओट से भी मैं आपको महसूस कर रहा हूं। अगले मिसरे में मैं एक नाम लूंगा और आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तमाम वो नारे याद करिए। एक नारा दिया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो महंगाई का आलम तो ये है। दूसरा नारा क्या दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भिवंडी वालों, उस नारे की सच्चाई ये है कि हमारी आंखों ने कठुआ देखा जहां एक 6 साल की बच्ची आसिफा का बलात्कार हुआ, तो बलात्कारियों के समर्थन में भाजपाइयों ने रैली निकाली। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है। उस नारे की सच्चाई यह है कि लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के, दीवार पर खड़े होकर के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया, और उस भाषण के महज 2.5 घंटे बाद गुजरात में बहन बिल्किस के बलात्कारी न सिर्फ रिहा किए गए बल्कि उनको मालाएं पहनाई गई। यह है उस नारे की सच्चाई। उस नारे की सच्चाई यह है कि हमने हाथरस में रात के 2 बजे जबरदस्ती एक दलित बिटिया जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को जलाते हुए देखा। उस नारे की सच्चाई यह है कि ओलंपिक पदक लाने वाली हमारी पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठी, तो वहां से 200 मीटर दूर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन उनकी चीखें नहीं सुनी, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। यह है उनके नारे की सच्चाई। और अब उनके नारे की सच्चाई यह है कि हमारी आंखों ने वो मंजर देखा जिसे इंसानियत में कभी हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि मणिपुर में न सिर्फ बेटियों के साथ बलात्कार हुआ बल्कि उनको बिना कपड़ों के हुजूम ने परेड करवाई। यह है उनके नारों की सच्चाई। भिवंडी वालों, उनके नारे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं। उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि देश की राज्यसभा में 3 मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम। जैसे ये नारा दिया उसके बाद तीनों कहां भेज दिए गए, कहां फेंक दिए गए, आप पता भी नहीं लगा सकते हैं। यह है उनके नारे की सच्चाई। यह है उनके नारे की सच्चाई कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उधर तबरेज अंसारी, मिनहाज अंसारी, पहलू खान से लेकर के, जुनैद से लेकर के, रकबर से लेकर के, मोहम्मद उमर से लेकर के, अखलाक से लेकर के, न जाने कितने लोग सड़कों पर चलते हुए भीड़ के जरिए मार दिए जाते हैं और ये हुकूमत चुप रहती है। यह है उनके नारों की सच्चाई। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसने कहा कि नहीं, मैं इस नफरत के खिलाफ खड़ा होऊंगा, डरूंगा नहीं। उसने नारा दिया कि डरो मत, और मैं महाराष्ट्र की सरजमीन को सलाम करूंगा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा गई तो कश्मीर तक, लेकिन महाराष्ट्र ने जो इस्तकबाल किया, जो स्वागत किया, जो मोहब्बत उस यात्रा
यात्रा को दी है, चाहे वो नांदेड़ की रैली हो या शेगांव की रैली हो, वैसा मंजर पूरे हिंदुस्तान में हमने और कहीं नहीं देखा। मैं महाराष्ट्र कांग्रेस के एक साथियों को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उस यात्रा का आपने इस तरह से स्वागत किया। मैंने तो उस समय एक डिबेट में बैठा, एक कॉन्क्लेव में, तो एक पत्रकार साहिबा ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप इस यात्रा के साथ खड़े हैं, आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं खड़ा हूं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, मैं चल रहा हूं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, और आपकी दुआएं मुझे ताकत दे रही हैं। और आपकी ये दुआएं रही तो मैं ऐलान ये कहता रहूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी आपके सामने है, जो इस दौर का गांधी है, जो बिना डरे भारत को जोड़ रहा है और लगातार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा है। वो दुकान पहले हिमाचल प्रदेश में खुली, फिर कर्नाटका में शोरूम खुला, और मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के चुनाव हैं। आप देखना कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बड़े बड़े शोरूम इन राज्यों में भी खुलने जा रहे हैं। इसीलिए घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी शिगुफा दे रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि वो जानते हैं कि जब इन 4 राज्यों के नतीजे आएंगे तो जो देश में माहौल बनेगा, उसके बाद तो पूरे देश में लोकसभा के लिए राहुल गांधी के नाम की आंधी चलेगी।